फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। आइए आज हम पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को कांग्रेस ने निराशाजनक, अपर्याप्त और असंतोषजनक बताया। इसने दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का बहिष्कार सम्मिलित था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के लिए विभिन्न कारण हैं। इसमें आपका स्वराज दल की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। CR दास के नेतृत्व में बार बार सरकार पर दबाव डालना या विधान परिषदों में इसके बाद की बार बार मांग उठाना कि भारत का एक अपना संविधान हो। साथ ही साइमन कमीशन की नियुक्ति भी इसमें रही और खासकर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट, ये भी इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ। लॉर्ड इरविन का डोमिनियन स्टेटस से संबंधित उनका बयान, जिन्होंने घोषणा की कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। और साथ ही तीनों जो गोल मेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32, तीनों गोल मेज सम्मेलनों भी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की रूपरेखा तैयार करने में अपनी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ ही एक और घटना जो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुई कि ब्रिटिश सरकार एक नया अधिनियम या श्वेत पत्र या एक सरकार अधिनियम या एक्ट लेकर आई, जिसको हम भारत सरकार अधिनियम 1935 का नाम देते हैं। आइए अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां शामिल थीं। बताइए, ये इतना बड़ा संविधान था कि 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। विशेषताएं देखिए कि द्वैध शासन प्रांतों में सबसे पहले 1919 के अधिनियम से लाया गया, किंतु 1935 के अधिनियम से इसे प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई, वही भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और इसे केंद्र में लागू किया गया। लेकिन वस्तुतः ये कभी केंद्र में लागू नहीं हो पाया, क्योंकि 1937 में सभी प्रांतीय विधायिकाएं इनको त्यागपत्र दे दिया, यह भंग हो गई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई। 1935 के अधिनियम की धारा 11 और 12 में गवर्नर जनरल को कुछ मामलों में स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है, जिन्हें हम आरक्षित और हस्तांतरित विषय कहते हैं। यानी 1935 की धारा के द्वारा गवर्नर जनरल को ये विशेष शक्ति प्राप्त हो गई कि वह अपने स्वविवेक से कुछ निर्णय ले सकता है, जिसे आरक्षित और हस्तांतरित विषय में शामिल करते हैं। तो आरक्षित विषय में 3 चीज़ें शामिल थीं। एक तो डिफेंस यानी प्रतिरक्षा, ईसाई धर्म संबंधी और वैदेशिक मामले। ये तीनों मामलों में गवर्नर जनरल के पास स्वविवेकाधिकार था, उसके पास वो ये आरक्षित विषय के रूप में शामिल थे। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में भी वह स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार रखता था। धारा 12 के तहत भारत या उसके किसी भाग में संकट निवारण, संघ शासन के आर्थिक स्थायित्व व साख की रक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकार, देशी राज्यों के अधिकारों की रक्षा और जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर स्वविवेक से निर्णय लेने का विशेष उत्तरदायित्व था। अगली विशेषता इसकी है, इस अधिनियम की धारा 5 भारत संघ की स्थापना का प्रावधान करती है। यानी इस अधिनियम के तहत एक यूनियन या कन्फेडरेशन या संघ की स्थापना की बात करती है इस अधिनियम से। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ शब्द का प्रयोग किया गया। याद रखें कि एक और चीज, अधिनियम में भारत संघ द फेडरेशन ऑफ इंडिया शब्द प्रयोग में लिया गया, न कि भारतीय महासंघ, फेडरेशन शब्द का यूज किया गया। भारत परिषद अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। बेहद महत्वपूर्ण कि भारत में पहली बार संघीय शासन की प्रणाली लागू हुई भारत शासन अधिनियम 35 के द्वारा। किंतु इसमें एक और बात,
जिसमें संघ, प्रांत, देशी राज्यों तथा चीफ कमिश्नर प्रांतों को सम्मिलित होना था, किंतु यह योजना कभी लागू नहीं हो पाई। व्यवस्था तो की गई लेकिन धरातल पर लागू नहीं हो पाई। अधिनियम का भाग 5 धारा 99 से लेकर 121 तक, संघ राज्यों के विधायी संबंधों, भाग 6 122 से 135 में प्रशासनिक संबंधों, भाग 7 धारा 136 से लेकर 180 तक वित्तीय संबंधों के प्रावधान करता है। यानी केंद्र राज्य संबंधी जो आप देखते हैं ये वही चीज़ है। 1935 के अधिनियम की 7वीं अनुसूची संघ और इकाइयों के मध्य विषयों बंटवारे से संबंधित है। इसमें पहले संघीय सूची में 59 विषय, दूसरी में 54 और तीसरी में जैसे समवर्ती सूची में 56। यानी इसमें भी केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी बंटवारा किया गया, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल थी। इस दरमियान 59 विषय संघ को मिला, 54 विषय आपको प्रांतीय विषयों को मिला और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए। इसी प्रकार धारा 104 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास ही सुरक्षित थी। संघीय न्यायालय का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के धारा 200 के अंतर्गत किया गया। यानी जो आज का आप संघीय न्यायालय देखते हैं, इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई, जो 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया। 6 दिसंबर 1937 से कार्य प्रारंभ करते हुए 27 जनवरी 1950 तक 12 वर्ष तक अस्तित्व में रहा और 28 जनवरी 1950 से भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में अपना कार्य किया। एक बात नोट करना है कि इस भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इसकी ये अस्तित्व में कब आया? 1 अक्टूबर 1900 अस्तित्व में आया और 27 जनवरी 1950 तक कार्यरत रहा। लेकिन वर्तमान का जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसका उद्घाटन आपका 28 जनवरी 1950 को किया गया। संघीय न्यायालय भारत के न्यायिक सोपान में दूसरे नंबर का उच्चतम न्यायालय था, क्योंकि इसके ऊपर प्रिवी काउंसिल की अपीली अधिकारिता थी। किंतु सितंबर 1949 में संविधान सभा ने प्रिवी काउंसिल की भारत में अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। यानी जो ये 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये भारत में दूसरे नंबर का उच्चतम न्यायालय था, क्योंकि एक इससे उच्चतम या सर्वोच्च अपीलीय निकाय प्रिवी काउंसिल थी, जो कि ब्रिटेन में थी। संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे, जबकि स्वतंत्र भारत के कोर्ट के फेडरल कोर्ट के पहले न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। यानी संघीय न्यायालय जो जब 1937 में बना तो उसके पहले सीजेआई या चीफ जस्टिस आपके सर मॉरिस ग्वेयर थे और भारत के सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपके हीरालाल जे कानिया थे। फेडरल कोर्ट का स्थान दिल्ली में संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में है। भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए निर्वाचन हुए। उनमें से 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। यानी 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुआ और 5 प्रांतों में उसको बहुमत मिला। लेकिन असम, बंबई और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी थी। प्रांतों में 6 प्रांतों में विधायिकाएं द्विसदनीय थी। उनके सारे सदस्यों की संख्या 299 थी। इनमें से प्रत्येक के 64 सदस्य अर्थात मात्र 28% सफल हुए। कांग्रेस के 64 सदस्य यानी कांग्रेस से 28% ही सफल हुए लोग। 7 जुलाई 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडलों ने कांग्रेस ने 7 प्रांतों से अपना मंत्रिमंडल गठित किए और कार्यभार संभाला। 7 प्रांतों में तो इसने मंत्रिमंडल स्थापित किया। लेकिन सितंबर 1938 में असम भी इस गुट में काम संभाल लिया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में था। इस प्रकार कांग्रेस के कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकार थी या मंत्रिमंडल थे। यद्यपि यह निर्वाचन 1937 महात्मा गांधी के 17 सितंबर 1934 की कांग्रेस से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात यानी 1934 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था। इस निर्वाचन
के समय गांधी जी अपने विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के काम में व्यस्त थे, किंतु नेहरू का मानना था कि यह बापू का जादू है जिसकी वजह से हमें वोट मिले। भारत शासन अधिनियम 1919 में उद्देशिका का प्रावधान था। सबसे बड़ी बात कि भारत शासन अधिनियम 1919 इन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में एक प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रावधान किया गया था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उद्देशिका का उल्लेख नहीं था। इस अधिनियम द्वारा 1858 में स्थापित भारत परिषद समाप्त कर दी गई, यानी जो 1858 में ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट का जो ऑफिस था उसको समाप्त कर दिया गया, यानी भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। फिर इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को वित्तीय सलाहकार, महाधिवक्ता, लोक सेवा के आयोग के सदस्यों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सदस्यों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर आदि की नियुक्ति और पदच्युति का भी अधिकार दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 से हुई और यह 1 अप्रैल 1935 में अस्तित्व में आया। अधिनियम की धारा 288 के अंतर्गत आंदन को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और इंग्लैंड के उपनिवेश के कार्यालय के अधीन कर दिया गया। यानी अधिनियम की धारा 289 के तहत सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बनाए गए। यानी इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को भी भारत से अलग कर दिया गया और साथ ही इस दो नए प्रांतों का गठन किया गया। सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांतों का गठन किया गया। अधिनियम द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता को नया अधिकार पत्र और अनेक ब्रेकों वाले इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। जवाहरलाल नेहरू ने इसको आलोचना करते हुए, इस भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक नया दास्ता का चार्टर या अधिकार पत्र है और ये एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसमें डब्बे तो हैं लेकिन इंजन नहीं है। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा एक केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तथा और इस अधिनियम का जो बजट था उसमें भी मताधिकार से कई लोग बाहर थे, ज़्यादा उसमें मत का वो नहीं था। तो जो ये आपका अधिनियम हुआ, प्रांतों में भी जो आपके गवर्नर थे, जो शासन मिला उनको, गवर्नर को उनको असीमित अधिकार दे दिया गया। इस वजह से वो सब एक निरंकुशता की भांति कार्य करने लगे और साथ ही साथ जो इसने जो 1909 से जो सांप्रदायिकता की भावना को उभरा, इसके बाद भी परिणाम ये हुआ कि भविष्य में जो कालांतर में आप देखेंगे 1947 तक सांप्रदायिकता अपने उफान पर चढ़ा और साथ ही ये एक ऐसा संविधान था जो बहुत ही रिजिड, कठोर संविधान था जिसमें आंतरिक विकास की कोई ज़्यादा संभावना नहीं थी। संविधान संशोधन की शक्ति का ब्रिटिश संसद में निहित होना एक बड़ा दोष था, यानी इसमें संविधान संशोधन यहाँ नहीं था, ये ब्रिटिश संसद इसमें संशोधन कर सकती थी। इस अधिनियम ने केंद्र पर द्वैध शासन तो थोपा, साथ ही इसमें क्या था, केंद्र पर द्वैध शासन की स्थापना की गई। जिस द्वैध शासन को साइमन कमीशन ने दोषपूर्ण बताया था उसी व्यवस्था को केंद्र पर थोप दिया गया। ये भी एक बात याद रखना है कि जो प्रांतों में द्वैध शासन या केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, इसको साइमन कमीशन ने दोषपूर्ण माना था और जो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की जा रही है भारत शासन अधिनियम में, उसको एकदम ये नाम मात्र की ही थी। और साथ ही जो आपकी भारत शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के उपबंधों के तहत 11 प्रांतीय विधान मंडलों के निर्वाचन 1936-37 के बाद जनवरी 1946 में हुए। इन निर्वाचित प्रतिनिधियों ने ही जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया। यानी जो भारत शासन अधिनियम 1935 का हुआ उसके द्वारा, उसके आधार पर 1936-37 में तो चुनाव हुए, लेकिन दोबारा चुनाव आपके 1946 में हुए जो कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव किया और उसी आधार पर आपके संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। जो इसमें क्या थी, कुछ विचार हैं, जैसे आपके लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा, जो आपके तत्कालीन वायसरॉय थे 1936 के बाद, उन्होंने कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह एक सर्वोत्तम तरीका है। यानी धीरे धीरे देखिए, जो भारत परिषद अधिनियम 1961 या 1919 या 35 धीरे धीरे बस एक लॉलीपॉप देता गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि आप धीरे धीरे
कुछ देकर उनको शांत कराया जा रहा था। बस एक यही ऐसा था जिसको लॉरेंथियो ने स्वीकार भी किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935, जो आपके भारतीय संविधान में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके कई सारे उपबंध, कई सारे के लगभग 2/3 उपबंध तो ऐसे कि ज्यों के त्यों आपके वर्तमान संविधान में शामिल कर लिए गए। इसकी इतनी बड़ी छाप यह है, या इसकी महत्ता किस रूप में हम स्वीकार सकते हैं कि वर्तमान संविधान पर इसका बेहद महत्वपूर्ण छाप है और अमिट छाप है।